इंट्राक्रेनियल प्रेशर का मतलब क्या होता है, इंट्रा मतलब क्या होता है विद इन, अंदर, और क्रेनियम मतलब क्रेनियम कैविटी, और इसके अंदर क्या बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जनरली क्रेनियम कैविटी के अंदर तीन चीजें पाई जाती है। कितनी चीजें पाई जाती है, तीन चीजें। सबसे पहला ब्रेन, सबसे पहला क्या पाया जाता है, ब्रेन टिश्यू। ब्रेन टिश्यू लगभग 78% रहता है क्रेनियम कैविटी में। कितना रहता है, 78%। दूसरा होता है ब्लड सप्लाई या ब्लड, ये लगभग ब्लड रहता है तुम्हारा कितना, 12% के अप्रोक्सीमेटली। अपने को 100 करना है पूरा, अब देखना 100 कैसे होगा। 70 और 12 कितने हो गए, 90, बच गया CSF। ये कितना परसेंट कंटेंट करवाता है, 10%। तो ये तो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें इंट्राक्रेनियल क्रेनियल कैविटी के अंदर पाई जाती हैं और ये अपना अपना कंट्रीब्यूशन करवाती है। अब अंदर की तरफ प्रेशर बढ़ता है, और अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर किस में बढ़ रहा है, क्रेनियम कैविटी में, इसलिए इसका नाम क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर का बढ़ना। नॉर्मल कितना होता है, 5 to 15 mm ऑफ Hg नॉर्मल होता है। अगर 15 mm ऑफ Hg से बढ़ जाए, 15 mm ऑफ Hg से बढ़ जाए, तो ये कंडीशन कहलाती है सेरिब्रल इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। क्या कहलाती है ये, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। अगर तो ये फोकल इस्चीमिया करवा देता है। क्या करवाता है, फोकल, फोकल का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह जो। अब नॉर्मल देखते हैं प्रेशर बढ़ने के कारण क्या क्या हो सकते हैं भाई, क्रेनियम कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ गया, जो भी नर्वस सिस्टम की डिजीजेज है मैक्सिमम, वो सारी की सारी डिजीजेज क्या करवा सकती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़वा सकती है। जैसे सीजर, उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। स्ट्रोक हो गया, हेड इंजरी हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफेलाइटिस हो गया, ये सारी चीजें क्या करवा देती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा देती है, और कभी कभी हर्निएशन करवा देती है। हर्निएशन का मतलब क्या होता है, आउट, इधर से तो कहीं जा नहीं सकता, जाएगा कहां से, ये नीचे की तरफ प्रेशर पड़ेगा तो कहां जाएगा, नीचे की तरफ। और नीचे क्या है, मेडुला, ब्रेन स्टीम, मेडुला और ब्रेन स्टीम है, तो ये नीचे की तरफ दबेगा तो मेडुला और ब्रेन स्टीम क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। और ब्रेन स्टीम क्या काम करवाती है, जनरल वाइटल का रेगुलेट करवाती है अपने। तो ब्रेन स्टीम अगर कंप्रेशन हो गया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां तक समझ में आया। अब अपन देखते हैं फिजियोलॉजी के अंदर अपन को क्या देखने को मिल सकता है। कुछ अर्ली साइन होते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के, और कुछ लेट साइन होते हैं। अर्ली साइन कैसे देखा जाता है, अब देखो, इंक्रीज हुआ आईसीपी, आईसीपी इंक्रीज होने के बाद में क्या होगा, जो टिश्यू है ब्रेन के, उनके ऊपर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के बाद में क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा ब्रेन का फंक्शन। किसका फंक्शन डिक्रीज हो जाएगा, ब्रेन का। दूसरा चीज क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर अगर ब्रेन स्टीम पे बढ़ता है तो ये क्या काम करवाता है, ब्रेन स्टीम पे वाइटल रेगुलेटर सेंटर है, कौन कौन से हैं, रेस्पिरेटरी, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर। इन तीनों के अंदर फ्लक्चुएशन लेके आता है, और फ्लक्चुएशन लाएगा तो क्या लाता है, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी, और बीपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगी, हार्ट रेट कम हो जाएगी, और बीपी बढ़ जाएगी। ये तीनों, इन तीनों को, ये तीन को ट्राइड है, तीन को क्या कहते हैं अपन जनरली, ट्राइड। तो इन तीनों को एक ट्राइड कहा जाता है, और उसका नाम होता है कुशिंग ट्राइड। क्या नाम है उसका, ये है कुशिंग ट्राइड। और कुशिंग ट्राइड क्या है, लेट साइन। कुशिंग ट्राइड क्या होता है, लेट साइन होता है। एक चीज ये कि कुशिंग ट्राइड हुआ तो कैसे होगा। दूसरी चीज अपन देखते हैं, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, कंप्रेशन ब्रेन पे, ब्रेन पे कंप्रेशन होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई है वो भी तो कंप्रेस होगी। ब्लड सप्लाई क्या होगी, कंप्रेस।
कंप्रेशन ऑफ ब्लड सप्लाई या आर्टीरियल सिस्टम कह सकते हैं। जब आर्टीरियल सिस्टम कंप्रेस हो जाएगी तो वहां पे ब्लड कम जाएगा या ज्यादा जाएगा? ब्लड कम जाएगा, और ब्लड कम जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी और हाइपोक्सिया। अब ध्यान रखना, ये जो हाइपोक्सिया है ये अर्ली साइन होता है किसका? इंक्रीज आईसीपी का। हाइपोक्सिया क्या है? अर्ली साइन। अब अपने को पता है अगर हाइपोक्सिया होता है तो ब्रेन के अंदर अगर हाइपोक्सिया होता है तो अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है अपना। क्या होगा इस हाइपोक्सिया की वजह से? अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है तो इसके साथ में 2-3 चीजें और देखी जाती हैं, रेस्टलेसनेस, एजिटेशन और इरिटेबिलिटी। आया समझ में? यहां पे ब्रेन स्टीम पे जाता है तो ब्रेन स्टीम पे अपने क्या है? वाइटल ऑर्गन के साइन है, तो ये क्या काम करवा देगा? वहां पे हार्ट रेट को कम करवा देगा, रेस्पिरेटरी रेट को कम करवा देगा और बीपी को बढ़ाने का काम करवा देगा। तो ये तीनों अगर चीजें देखने को मिलती है तो वो चीज क्या कहलाती है? कुशिंग ट्रायड। और कुशिंग ट्रायड होता है लेट साइन। कुशिंग ट्रायड में भी जो बीपी बढ़ती है उसमें बीपी सिस्टोलिक बीपी बढ़ती है। कौन सी वाली बीपी बढ़ती है? सिस्टोलिक बीपी बढ़ती है बहुत ज्यादा। इधर से इसने इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी इंक्रीज होने के बाद में कंप्रेशन डाला, ब्लड सप्लाई पे कंप्रेशन डाला, ब्लड सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन कम, हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया क्या होता है? अर्ली साइन। तो ये सारे अर्ली साइन देखने को मिलते हैं आईसीपी। आया यहां तक समझ में? अब इसके साथ में और क्या देखते हैं अपन? तीसरा और जनरल साइन देखें अपन, हेडेक। पेशेंट को हेडेक होगा या नहीं होगा? अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो हेडेक होगा। यहां पे लिख दे मैं या इसको मिटाओ, देखें इसको। अपन ने क्या देखा? कुशिंग ट्रायड देखा, हाइपोक्सिया देखा, हेडेक। नेक्स्ट है पेपेलेडिमा। पेपेलेडिमा का मतलब क्या होता है? जो अपनी आई है, यहां पे ऑप्टिक डिस्क पाई जाती है आई के अंदर, रेटिना में पीछे की तरफ, ठीक है। तो ऑप्टिक डिस्क अपन जब ऑप्थेल्मोस्कोप होता है, ऑप्थेल्मोस्कोप से अपन क्या करते हैं? ऑप्टिक डिस्क को पीछे की तरफ देखते हैं, ऑप्टिक डिस्क को। तो जनरली ऑप्टिक डिस्क अपने को ऐसी दिखती है, क्लियर, बिल्कुल एकदम इसके जो एज है वो बिल्कुल क्लियर विजिबल होते हैं। अगर पेपेल एडिमा हुआ तो उस समय ये जो ऑप्टिक डिस्क थी अपनी, वो अपने को डॉट 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 में दिखती है, क्लियर नहीं दिखती। तो ये इंडिकेट करता है कि पेपेल एडिमा हुआ है। और पेपेल एडिमा कैसे होगा भाई? आंख में पीछे की तरफ ही तो है, रेटिना पीछे की तरफ ही तो है, तो पेपेल एडिमा कैसे होगा पीछे की तरफ? ये जानने के लिए अपन देखते हैं, ये मान लो अपन ने आंख बनाई है, ये यहीं सामने, ठीक है, ये फ्रंट में आंख बना दी। यहां से कौन सी नर्व है? ये ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की खास बात क्या होती है? ऑप्टिक नर्व कवर रहती है ब्रेन की मेनिंजियस से। किससे कवर रहती है? ब्रेन की मेनिंजियस से, ठीक है। जब ब्रेन की मेनिंजियस से कवर है तो ऑब्वियस बात है, जो यहां पे ये सीएसएफ है तो सीएसएफ यहां भी तो होगा। जब यहां पे सीएसएफ है तो ब्रेन की मेनिंजियस से कवर है। वैसे नर्व कहते हैं अपन, ये नर्व नहीं है, ऑप्टिक नर्व इसको कहते हैं अपन, नर्व नहीं है, ये इसका पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। अगर पार्ट नहीं होता तो ये इसके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट होती क्या? ड्यूरामेटर, पायोमेटर, एरेक्नोमेटर कनेक्ट होती क्या? नहीं होती। तो होता क्या है, यहाँ पे अपन अगर देखिए अपनी ऑप्टिक डिस्क है तो इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, फ्लूइड है। जब यहां प्रेशर बढ़ेगा तो इधर भी तो प्रेशर बढ़ेगा धीरे धीरे। जब इस तरफ प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है? इस जगह भी प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। यहां से आ रही है, ये देख रहे हैं अपन सेंट्रल रेटिनल वेन,
ठीक है, जो क्या काम करवाती है, अबे अंदर आएगा क्या, मैंने सोचा आएगा। सेंट्रल रेटिनल वेन जो क्या काम करवाती है, ड्रेन करवाती है ब्लड को, और ये इधर जा रही है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, जो क्या करवाती है, सप्लाई करवाती है। ये वेन और आर्टरी जो ड्यूरामेटर, पायोमेटर, एरेक्नोइडमेटर है, इनके अंदर से होती हुई गुजरती। जब इनके अंदर से होती हुई गुजरेगी, इसके अंदर अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ये सीएसएफ का प्रेशर यहां भी तो कंप्रेशन डालेगा या नहीं डालेगा, कंप्रेशन, ये देखो हुआ ना कंप्रेशन, वैसे ही तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंप्रेशन डालेगा। कंप्रेशन डालता है तो क्या करवाता है, जो वेन आ रही है, वेन के फ्लो को जो बाहर निकल रहा है उसको दबा देता है, क्योंकि वेन का प्रेशर कम होता है। सीएसएफ का नॉर्मल कितना प्रेशर देखा अपन ने, 5 से 15, अगर 15 से बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, इंक्रीज आईसीपी। वेन का प्रेशर 15 mm ऑफ एचजी नहीं रहता यहाँ का, यहाँ की वेन का प्रेशर लगभग 0.9 या 1 mm ऑफ एचजी के अप्रोक्सीमेटली रहता है। आर्टरी का प्रेशर सीएसएफ के प्रेशर जो बढ़ गया उससे थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है, तो इसका प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है पर आर्टरी का ज्यादा प्रेशर है। इसकी वजह से आर्टीरियल सप्लाई के अंदर तो कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं अपने को। वेन की सप्लाई क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है। जब वेन की सप्लाई दब जाएगी तो ब्लड इकट्ठा होगा या नहीं होगा, जब यहाँ पीछे की तरफ इकट्ठा होगा ब्लड, यहाँ भी इकट्ठा होगा, सीएसएफ आएगा, सीएसएफ की वजह से यहाँ पे क्या दिखेगा अपने को, डॉट डॉट जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी। वो किस पे दिखेगी, ऑप्टिक डिस्क पे। तो वही कंडीशन क्या कहलाती है, पेपेल एडिमा कहलाती है। आ गया समझ में पेपेल एडिमा कैसे होगा। नेक्स्ट अपन देखें, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग का मतलब क्या है, मान लो मेरे को आईसीपी बढ़ा हुआ है मेरा और मेरे को प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है, तो जब मेरे को वोमिटिंग होगी तो तुम्हारे सर के ऊपर से निकल जाएगी। यहाँ कई कई क्या होता है, अपन गाड़ी में बस में जाते हैं, देखा है, वोमिटिंग करी, भर दिया खुद, आस पड़ोस में भर दिया। और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में क्या होता है, यहां से ओ क्या वहां पे जाके गिरी वोमिटिंग, 2-3 को बाईपास करते हुए फोर्सफुली जाती है। फोर्सफुली क्यों जाती है, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, जब यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो इस जगह मेड्यूला वगैरह में भी तो प्रेशर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो मेड्यूला के यहाँ से 10 नंबर की क्रेनियल नर्व राइज होती है, कौन सी वाली है, वेगस। तो वेगस का काम क्या होता है, अबे फ्लूइड का ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वाला काम होता है ना वेगस का। दूसरा, हार्ट रेट अपन ने जो कम पढ़ी थी ना, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, फिर से वेगस के अंदर एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। यही इसी जगह तो चेंजेस देखा था अपन ने, तो वेगस के अंदर फिर से चेंजेस देखने को मिलता है, इसलिए हार्ट रेट कम हो जाती है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में क्या होता है, वेगस नर्व जो जीआईटी पे भी जाती है और अपनी क्या करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर हेल्प करवाती है। तो वहां पे वेगस नर्व का कंप्रेशन होगा, वेगस नर्व ने एब्नॉर्मल काम किया तो उसकी वजह से क्या होगा, वो रिट्रो पीछे की तरफ वापस से कॉन्ट्रैक्शन लाना शुरू करवा देगी एब्नॉर्मलिटी की वजह। तो पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन आएगा ना, तो यहाँ का सामान फोर्सफुली बाहर निकलेगा, उस चीज को अपन क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। ये कुछ देखने को मिलते हैं। कुशिंग ट्राइड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये लेट साइन है। हाइपोक्सिया अर्ली साइन। हाइपोक्सिया में भी क्या देखा था, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और रेस्टलेसनेस और एजिटेशन, ड्राउजीनेस, ये चीजें देखने को मिलती है। आगे यहां तक समझ में। 2 पोजीशन होती है। अच्छा, डोल साइड रिफ्लेक्स। डोल साइड रिफ्लेक्स, डोल का मतलब क्या होता है, जो बच्चे बालक होते थे छोटे छोटे, जो छोरियां क्या करती थी, गुड़िया खेलती थी, बाल भारी है गुड़िया के, ये कर रही है छोटी, जब उस गुड़िया को खड़ी है, जब अपन उसको यूं करते थे तो आंखें नीचे की तरफ चली जाती थी, उसको अपन यूं करते थे आंखें ऊपर, उसको अपन इधर किया तो आंखें इधर आ जाती थी। तो इसको कहते हैं डोल आई रिफ्लेक्स। क्यों, क्योंकि वो डोल में हो रही थी। तो अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, डोल आई रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। डोल आई रिफ्लेक्स के अंदर क्या होता है, अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है, उसकी अपन गर्दन अगर घुमाते हैं, मूवमेंट करवाते हैं, तो गर्दन घूमने के साथ में क्या होता है, आई अपोजिट साइड में, इधर किया तो आई इस तरफ। अगर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होगा, डोल आई रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा उस पेशेंट का, बिल्कुल सामने नहीं देख पाएगा वो। ठीक है, इसके अलावा फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल। फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल मतलब नॉर्मल डायलेशन कितना होता है, नॉर्मल डायलेशन होता है 2 से 6
मिलीमीटर का। प्यूपिल का नॉर्मल डायलेशन कितना होता है? 2 से 6 मिलीमीटर का। अगर 8 मिलीमीटर या इससे ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाता है? डायलेटेड प्यूपिल कहलाता है। और डायलेटेड प्यूपिल कई दवाइयां होती है उनकी टॉक्सिसिटी में, और ब्रेन स्टीम में अगर लग जाती है तो उसकी वजह से प्यूपिल क्या होता है? डायलेटेड देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है? डी कोर्टिकल पोजीशन और डी सेरिब्रेट पोजीशन। डी सेरिब्रेट, डी कोर्टिकल। डी कोर्टिकल पोजीशन के अंदर क्या होता है? पेशेंट, वो भी कोर्टेक्स के अंदर इंजरी होती है। डी कोर्टिकल, ठीक है। कोर्टिकल से क्या याद रखना है? डी मतलब एबनॉर्मल के लिए अपन याद रखते हैं ना, डी मतलब एबनॉर्मल के लिए, और इस बार एबनॉर्मल कौन हुआ है? कोर्टेक्स। तो डी कोर्टिकल के अंदर क्या होता है? एक पोजीशन आती है पेशेंट में, वो क्या होती है? फिस्ट क्लींज्ड होगी, ठीक है, और क्लींज्ड होने के बाद में थोड़ा हाथ मुड़ जाएगा और पेशेंट की चेस्ट के ऊपर रखेगा वो, और बॉडी थोड़ी टाइट होगी, स्टिफनेस ऑफ द बॉडी। तो ये पोजीशन होती है, सुपाइन पोजीशन है। और पेशेंट के हाथ क्या होंगे? फिस्ट क्लींज्ड होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी, और टाइट होने के बाद में यहाँ पे चेस्ट के ऊपर आ जाएगी, वो सी बन जाएगा। सी बन रहा है कि नहीं बन रहा? सी बन रहा है। तो डी कोर्टिकेट मतलब सी फॉर सी पोजीशन बन जाएगी उसके हाथ से, ये याद रखना। दूसरा है डी सेरिब्रेट। ये ब्रेन स्टीम में लगने की वजह से होता है। डी सेरिब्रेट पोजीशन कहां पे चोट लगने की वजह से होता है? ब्रेन स्टेम। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर पेशेंट पूरा टाइट होता है, गर्दन ऊपर की तरफ होगी। पोजीशन सुपाइन बता रहा हूं मैं, कौन सी पोजीशन सुपाइन है उसके अंदर होगा क्या? गर्दन थोड़ी ऊपर की तरफ होगी, टाइट होगी, बॉडी टाइट होगी। अब गर्दन ऊपर है ना, तो अंगूठे उसके नीचे होंगे, ये टोज। टोज क्या होंगे? जैसे ये है ना, तो नीचे की तरफ झुका हुआ रहेगा, टाइट रहेगा। और इस बार बिल्कुल हाथ उसके यहाँ पे रहेंगे, इस जगह मूवमेंट बिल्कुल। ये पोजीशन बहुत खतरनाक पोजीशन है। पेशेंट के कोमा में जाने के और डेथ होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लगी कहाँ है? इस बार ब्रेन स्टेम में लगी। आ गया यहां तक समझ में? ये लेट साइन है, डी कोर्टिकल पोजीशन आना, डी सेरिब्रेट पोजीशन आना, कुशिंग ट्राइड, ये क्या होते हैं? इसके लेट साइन। और वोमिटिंग, वोमिटिंग के अंदर खास ध्यान रखना, विदाउट नोजिया। नोजिया नहीं होगा, डायरेक्ट ही वोमिटिंग हो रही है तो ये सीवियर कंडीशन है पेशेंट की। इसका मतलब अंदर हेमरेज हो सकता है, अंदर क्या हो चुका है उसके? हेमरेज या चोट ज्यादा लग चुकी है, इसलिए नोजिया का टाइम ही नहीं मिला, सीधा ही बाहर वोमिटिंग। अगर ये सिचुएशन है तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या करना है? वो अपन सारे के सारे प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन इसके अंदर देखेंगे 4-5, लास्ट में देखते हैं अपन इसको पढ़ने के बाद। अब अपन देखते हैं इसका डायग्नोसिस क्या करेंगे। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर है, उसका डायग्नोसिस क्या करेंगे? सबसे पहले अर्ली और फर्स्ट जो डायग्नोसिस किया जाता है वो सीटी स्कैन होता है। क्या होता है? सीटी स्कैन। सीटी स्कैन, केट स्कैन भी कह सकते हैं अपन उसको। कौन सा वाला स्कैन? केट स्कैन। केट स्कैन क्यों कहते हैं? क्योंकि बिल्लियां बहुत ज्यादा फुर्ती वाली होती है कि नहीं होती? होती है ना, तो इसी की करने की वजह से याद रखना है कि बिल्लियों की तरफ फुर्ती, जल्दी से रिजल्ट देते। एमआरआई बहुत अच्छा है पर लेट है। एमआरआई बहुत अच्छा डायग्नोस करता है पर टाइम लगाता है। सीटी स्कैन इसका मतलब ये नहीं अच्छा डायग्नोस नहीं करता, ये करता है डायग्नोसिस पर टाइम नहीं लगाता। तो अपने को अर्ली चाहिए कि नहीं चाहिए? आईसीपी बढ़ा हुआ पेशेंट मरने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सीटी स्कैन। ये फर्स्ट डायग्नोसिस कह सकते हैं इसको अपन, फर्स्ट डायग्नोसिस। लंबर पंक्चर क्या करना है? लंबर पंक्चर। मूर्खों नहीं करना है लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर अगर किया, प्रेशर पूरा बढ़ा हुआ है, लंबर पंक्चर अपन ने किया, लंबर रीजन से निकाला तो जगह मिल जाएगी, प्रोट्रूजन हो जाएगा, हर्निएशन हो जाएगा ब्रेन का। ब्रेन का क्या हो सकता है उससे? हर्निएशन। नहीं मरेगा तो मर जाएगा वो। तो लंबर पंक्चर क्या होता है? या स्पाइनल टेप भी कहते हैं इसको, स्पाइनल टेप भी कहते हैं। ये लंबर पंक्चर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ये नहीं करना अपने को। डायग्नोसिस तो क्या करना है अपने को? सीटी स्कैन ही करना है। अब मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं अपन? मेडिकल मैनेजमेंट में आईसीपी बढ़ा हुआ है मतलब अंदर फ्लूइड भी हो सकता है। हाइड्रोसिफिलस की कंडीशन उसमें बढ़ा है, आईसीपी बढ़ा है मतलब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा है तो फ्लूइड बढ़ा है। फ्लूइड बढ़ा है तो उसको निकालने के लिए सबसे दवाई अच्छी कौन सी होती है? मैनिटोल। तो मैनिटोल होती है, मैनिटोल ये प्रायोरिटी होती है दवाई। ये क्या काम करवाती है? यहां से बढ़ा हुआ जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को क्या करवा देती है? यहां से शिफ्ट करा के
ब्लड वेसल के अंदर ट्रांसफर करवा देती है और ब्लड वेसल से फिर वो किडनी से जाके यूरिन के थ्रू एक्स्ट्रा जो होता है वो बाहर निकल जाता है। पर मैनिटोल का थोड़ा सा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है मैनिटोल का साइड इफेक्ट? और साइड इफेक्ट ये है कि पेशेंट को पल्मोनरी एडिमा हो सकता है या पेशेंट को पेरिफेरल एडिमा हो सकता है। पल्मोनरी एडिमा और पेरिफेरल एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा भी हो सकता है, पर ज्यादातर क्या देखते हैं अपन पेयर के अंदर। क्यों होगा भाई एडिमा? पहले तो देखते हैं पेरिफेरल एडिमा या जनरलाइज्ड एडिमा क्यों हो रहा है। यहां से फ्लूइड शिफ्ट होकर ब्लड वेसल में आ रहा है और ब्लड वेसल के अंदर भर रहा है, तो ब्लड वेसल के अंदर भरेगा तो डायलेशन होगा या नहीं होगा, तो उसकी वजह से एडिमा देखने को मिलेगा। दूसरा सेरिब्रल एडिमा क्यों देखने को मिल सकता है पेशेंट के अंदर? वो सॉरी सेरिब्रल क्या, पल्मोनरी एडिमा क्यों देखने को मिल सकता है पल्मोनरी एडिमा? क्योंकि यहां से भरेगा तो वो ब्लड सप्लाई पल्मोनरी कैपिलरी की तरफ भी तो जाएगी या नहीं जाएगी, तो वहां पे वो वापस से हायर से लोअर की तरफ, तो उधर क्या होगा लंग्स के अंदर भी एल्वियोलाई के अंदर भी फ्लूइड इकट्ठा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये चीज देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अपने को क्या देना है? स्वेलिंग आ रखी है तो उसको कम करवाने के लिए स्टेरॉइड देते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयां देते हैं अपन। स्टेरॉइड ये क्या काम करवाता है? डिक्रीज स्वेलिंग। ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग आ रखी है उस स्वेलिंग को क्या करवाता है? ये डिक्रीज करवाता है। इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं? यही करते हैं जनरली अपन, ठीक है। और एनाल्जेसिक है, पेन किलर देते हैं अपन पेशेंट के हेड को, वो अपन नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं तब करेंगे। सर्जिकल के अंदर क्या कर सकते हैं? सर्जिकल के अंदर स्क्रू करके अपन टेप करवा सकते हैं। अगर सीवियर कंडीशन है, लंबा समय हो गया और सीवियर कंडीशन है, उस समय अपने को होल करके प्रेशर रिलीज करना होता है। ये सीवियर कंडीशन के अंदर जनरली नहीं करते हैं अपन, और बहुत ज्यादा सीवियर है, पेशेंट कोमा में है, तो उस कंडीशन में कर सकते हैं। क्योंकि कोमा में है तो पेशेंट के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है वो सही नहीं होगा, सही होगा, पर वहां पे सीवियरिटी बढ़ चुकी। अब ये करना है कि यार हो सकता है ये मर रहा है, तो इससे अच्छा अपन क्यों ना ये प्रोसीजर करके देख ले, बच भी जाए पेशेंट, तो उस कंडीशन में वो प्रोसीजर किया जाता है, वहां से रिलीव किया जाता है। और अंदर कैथेटर भी इंसर्ट किए जाते हैं। जैसे हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन होगी, बहुत ज्यादा फ्लूइड बढ़ गया, तो इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटराइजेशन होता है। वेंट्रिकल के अंदर चेंबर में कैथेटर इंसर्ट किया, वो कैथेटर बाहर बॉडी के अंदर कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर किया और वहां से वो फ्लूइड को बाहर निकाल देते हैं। आया समझ में? नर्सिंग मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या ध्यान रखना है, ये यहां पे अपने को ध्यान रखना है। तो इंक्रीज आईसीपी का नर्सिंग मैनेजमेंट भी आईसीपीएससी है। आईसीपी का नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? आईसीपी। आई फॉर इमोबिलाइज द पेशेंट, पेशेंट को इमोबिलाइज करना है। अब इमोबिलाइज करना इसका मतलब ये है कि भाई हिलना डुलना नहीं चाहिए पेशेंट। अगर हिलेगा तो अंदर हेडेक होगा, क्रेनियम के अंदर और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा और सीवियरिटी और ज्यादा होगी। इमोबिलाइज करना है। और क्या क्या देख सकते हैं अपन इमोबिलाइज के अंदर? खांसी नहीं करनी है पेशेंट को, कोशिश करनी है कि खांसी नहीं है। अगर खांसी आती है तो अपने प्रेशर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? वोमिटिंग आती है उसको प्रोटेक्ट करवाना है, छींक आ रही है उससे प्रोटेक्ट करवाना है। पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन है उस कंडीशन में अपने को स्टूल सॉफ्टनर देने ताकि प्रेशर ना पड़े। अगर प्रेशर बढ़ा एब्डोमेन कैविटी के अंदर किसी भी वजह से, तो वो क्या करवा सकता है? आईसीपी को और ज्यादा वर्स्ट करवा सकता है, समस्या और ज्यादा इंक्रीज करवा सकता है। सी मतलब CO2 का लेवल कम करवाना है। क्या करवाना है? CO2 का लेवल कम। CO2 का लेवल कम होता है तो ये वेसोडाइलेशन करवाने का काम करवाती है, ठीक है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रखा था, ब्रेन के ऊपर प्रेशर बढ़ रखा था, भाई प्रेशर बढ़ रखा था तो कॉन्स्ट्रिक्शन ही तो हो रखा था, उसकी वजह से इस्कीमिया, हाइपोक्सिया, ये सारी कंडीशन देखने को मिल रही थी। तो अपने को क्या करवाना? वेसोडाइलेशन करवाना है। CO2 एक ऐसा सब्सटेंस है जो वेसोडाइलेशन करवाता है, इसका नेचर है CO2 का। तो अपने को वेंटिलेटर पे रखना है और हाइपर वेंटिलेटेड करवाना है, हाइपर ऑक्सीजनेटेड करवाना है। जब ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो CO2 का लेवल कम होगा या नहीं होगा? तो उस कंडीशन में CO2 का लेवल कम हो जाएगा ना, तो पेशेंट के वेसोडाइलेशन हो जाएगा, सीवियरिटी थोड़ी कम हो जाएगी। पोजीशन में लगभग 30 से 35 डिग्री एलिवेशन करना है हेड का। जो हेड है उस हेड के लेवल को कितना करना है? लगभग नॉर्मल बेड से
30 से 35 डिग्री एलिवेट करना है ताकि अंदर प्रेशर ना बढ़े और वो एब्जॉर्ब होकर नीचे की तरफ चला जाए फ्लूइड। हेड की पोजीशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सक्शन क्या करना है? सक्शन। सक्शन करने में क्या ध्यान रखना है? 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करना है। सक्शन करने से पहले हाइपर वेंटिलेटेड करना है, 100% ऑक्सीजन देनी है पेशेंट को, ये चीजें करनी। अब पेशेंट को खांसी आए वो चीज नहीं करवानी, पेशेंट को घुमाना फिराना नहीं, ये सारी नर्सिंग मैनेजमेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपन और क्या क्या कर सकते हैं? पेशेंट को वल्सेल्वा मैन्यूवर, वल्सेल्वा मैन्यूवर नाम सुना तुम लोग? रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं सुना? सांस लेते हैं, प्रेशर के साथ में वापस सांस छोड़ी जाती है, नाक से ली सांस तेजी से, उस कंडीशन में भी प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो आईसीपी बढ़ जाएगा। तो वल्सेल्वा मैन्यूवर नहीं करवाना है। पेशेंट को कफिंग स्नीजिंग एक्टिविटी ये नहीं करवानी है। इसके अलावा होल्डिंग ब्रेथ, अब ऐसा नहीं है कि नहीं मैं तो टॉम क्रूज बनूंगा तो सांस रोक के रख लूंगा, या वो उस मूवी में है ना, कौन सी में, सलमान खान और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो सांस रोक के रख लेता है कि नहीं मैं तो भगवान ही बनूंगा, मौत को छू के आऊंगा। नहीं, उसको बोलना है मौत को नहीं छूना है तेरे को, ठीक है, मौत तो वैसे ही छू रही है, तो सांस नहीं रोकना है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे सांस रुके पेशेंट की। इसके अलावा पेशेंट को टर्न नहीं करवाना है बार बार, नहीं रे यार सो रहे हैं, थोड़ा सा करवट दिला देते हैं बेचारे को, अच्छा फील होगा, नहीं, उसकी वजह से भी क्या होगा? क्रेनियम कैविटी के अंदर एब्नॉर्मलिटी होगी, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में ही रखना है, टर्न नहीं करवाना है, फ्लेक्शन वगैरह नहीं करवाना है। अब पेशेंट को बोला अरे तू तो जिम जाता था, थोड़ी सी डंबल बम्बल देख ले, स्ट्रेचिंग कर ले बॉडी को, बोले नहीं, अरे कर ले क्या होता है? तो एक्शन करेगा, फ्लेक्शन करेगा, बॉडी का फ्लेक्शन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ब्लड का, तो उसकी वजह से और ज्यादा समस्या हो सकती है। ये नर्सिंग मैनेजमेंट आ गया समझ। कुशिंग ट्रायड वाली कंडीशन थी तो उसके अंदर नर्सिंग प्रायोरिटी ये है कि पेशेंट को मोबिलाइज नहीं करवाना, पेशेंट को क्या नहीं करवाना है? मोबिलाइज नहीं करवाना, इमोबिलाइज करवाना है, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करवाना है। सडन वोमिटिंग हुई उस समय नर्स की क्या प्रायोरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करवाना। बिना नोजिया के सडन वोमिटिंग हो रही है तो कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाना है और ये सिचुएशन बताना, कलाकारी नहीं करनी उस समय अपने को।